हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज कार्यक्रम जो हम करने जा रहे हैं उसमें जस्टिस कोलसे पाटिल साहब से हम बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं अपनी और जस्टिस कोलसे पाटिल साहब की जो मुलाकात उसने कराई थी, उन्हें याद करना हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वामी अग्निवेश जी जो बंधुआ मजदूर आंदोलन चलाते थे, और उसके अलावा वो आर्य समाज के और सेकुलरिज्म के बहुत बड़े अलंबरदार थे। और जो जिस तरह नफरत करने वाले हैं, उसके खिलाफ भी वो अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, और हमेशा सभी धर्मों के लोगों को नजदीक लाने का उन्होंने काम किया है। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, हमारी आपकी मुलाकात वहीं हुई थी, और मुझे याद है हरियाणा में गुड़गांव के पास उनका एक गांव में जगह है जहां पर हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, और वो पल हमें याद है। उसके बाद भी वो अक्सर मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त देते रहे हैं। मैं सवाल शुरू करने से पहले आपको भी अगर कुछ कहना है स्वामी अग्निवेश जी के बारे में ब्रीफ, लेकिन हम बात करेंगे बहुत ऊपर जो में पुलिस ने चार्जशीट में नए नाम लिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस बात करने से पहले आपको अगर कुछ कहना है स्वामी अग्निवेश जी के बारे में तो आप जरा कहिए। मैं भी उनको कार्यांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मेरी पहचान 1976 से थी, जब वो जनता दल में थे और बाद में भी हम मिलते थे। उस दिन जो हमारी चर्चा हुई दिन भर, उन्होंने कहा कि वेद उपनिषद सबका निचोड़ मैंने निकाला है, और वो निचोड़ है कि हमारे देश की गरीबी, अज्ञान अज्ञान और गरीबी, यही हमारे, इनको निवारण करना, यही हमारी ईश्वर सेवा है। इसीलिए उन्होंने और हमने भी जो सब्जेक्ट चुने, हमेशा जो गरीबों के उद्धार के लिए हम लोग काम करते हैं, तो हम दूसरे की एक विचार से जुड़ते हुए थे। वो पुणे में उन्होंने आने का कबूल किया था। मेरा भी एक आश्रम है, अनाथ आश्रम, जहाँ मेरे 100 बच्चे मैं उनको पढ़ाता हूँ, KG to PG फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाता हूँ। वो बोले मैं भी जरूर आऊंगा, क्योंकि उनका आश्रम देख के मैं भी थोड़ा, मुझे लगा कि हमारा आश्रम उनको दिखाएंगे। हमने बहुत अच्छा आश्रम डेवलप किया है, और वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आपके सब मदरसा के बच्चे भी हमारे सब बच्चों के साथ लाके सैटरडे संडे में रखता हूँ, क्योंकि उनके विचारों की देवान घेवान हो। और वैसे ही फिर से उनको कार्यांजलि अर्पण करके हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। अभी दिल्ली पुलिस ने 2020 में जो, जिन्हें दंगे कहा जा रहा है, कम्युनल दंगे, लेकिन बहुत से लोग उसको एक तरफा हमले कहते हैं, वो एक अलग एक बहस है। लेकिन अभी जो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट उन्होंने दाखिल की है, उसमें बहुत ही गैर मामूली किस्म के जो नाम हैं चार्जशीट में, उसमें CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, और स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव, बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट जयंती घोष, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे लोगों के नाम शामिल किए हैं। आप जज रहे हैं, एक लंबा समय आपने जुडिशरी में दिया है, और आप देश की राजनीति को भी अच्छी तरह जानते हैं। आप ये बताइए कि ये क्या है, क्या आपने कभी ऐसी कोई चार्जशीट जज रहते हुए देखी है कहीं भी? क्या इस तरह से पॉलिटिकल मुखालिफ, जो मुखालिफ इस तरह से उन्होंने CAA के खिलाफ जो बातें कही थी, उसको कनेक्ट किया गया उस फसाद से, और उनकी तकरीरों को जोड़ दिया गया उस फसाद से? क्या आपके अपने जुडिशियल कैरियर में कभी कोई ऐसी चार्जशीट जिसमें अपने मुखालिफिन को इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे निशाना बनाया जाए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? जब हम किसी भी चीज पर बात करते हैं, किसी भी आदमी पर बात करते हैं, तो उसका इतिहास देखते हैं। उसका इतिहास जानने के बाद ही हम बात कर सकते हैं। तो जो आज देश के पैमाने पर मोदी शाह कर रहे हैं, वही उन्होंने गुजरात के पैमाने पर किया। सब A to Z सब झूठ किया, झूठ, क्रूर, खुनी
पाखंडी क्या, इनके लिए कितने भी बुरे शब्द इस्तेमाल किए तो कम पड़ते हैं। वहां का एटीएस प्रमुख है राजन प्रियदर्शी करके, उसने इनको खुद मुंह पर सुनाया था कि देखो मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूं, मैं मोदी शाह के सर्विस में नहीं हूं, और मैं झूठे, आप बोले वैसे झूठे काम मैं नहीं करूंगा। क्योंकि ये किसको बोलते थे, इसको अंदर ले लो, इसको टपका दो, वो जो पुलिस कस्टडी है उसको मार डालो, वो जो आपके सामने बैठा है उसके ऊपर क्रिमिनल केस करो, ऐसा इनका मैसेज जाता था ये शाह का। और वो ऑफिसर तंग आ गया, वो बोला मैं नहीं करूंगा कुछ। उन्होंने इसको घर बुलाया, मैंने कहा, वो बोला मुझे आपका घर मालूम नहीं है, बोले मैं गाड़ी बेचता हूँ। ऐसे इनके कारनामे गुजरात में भी थे। ना इन्होंने गुजरात का विकास किया, ना वहां अच्छा राज किया, लेकिन सभी मनीवादी और मनुवादी, जिसको हम ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी कहते हैं, वो किसी हालत में नेहरू गांधी परिवार को खत्म करना चाहते थे। क्योंकि थोड़ा बहुत जो कुछ अच्छा काम उनके जमाने में हुआ, वो सब काम इन लोगों ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जो भी उनको करना था, इसलिए इंदिरा गांधी को मिसलीड किया। जो सुवर्ण मंदिर में बोले बहुत बड़ा बारूद है, बहुत शस्त्रास्त्र है, सुवर्ण मंदिर पर हमला करना, ये सब इनकी आईबी की और सबकी एक गलत सलाह थी इंदिरा गांधी को, और उसमें वो मर गई। राहुल गांधी को भी एलटीटी से जोड़ना गलत था, उनको भी मार दिया। और अभी तो इनको पप्पू कह के, यानी क्या हुआ, पहले इनके सही दुश्मन थे उनको खत्म किया। आज देश के पैमाने पर अभी देखो ना, हमारी एल्गार परिषद का जिनको अरेस्ट किया उनका हमारा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। वो अभी एनआईए फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, तो पहले जो लोग अरेस्ट किए थे उनके खिलाफ कुछ नहीं है, और अभी ये बच्चों को बोल रहे हैं, अभी किया है बस कुछ 2-4 बच्चे अरेस्ट किए, और उनको कहते हैं कि तुम कन्फेशन दे दो, तुम कन्फेशन देंगे तो हम तुमको अरेस्ट नहीं करेंगे, तुम कबूल करो कि हम नक्सलाइट से जुड़े हुए हैं। इनका इसमें जस्टिस सावंत, पीवी सावंत जो है, जिन्होंने गुजरात दंगों का जांच करी थी, दंगों की, और जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये उनके जहन में बैठा है। और इसके लिए वो सावंत को बदनाम करने के लिए एल्गार परिषद को बदनाम करने के तुले हुए हैं। तो ये एल्गार परिषद का और माओवादी का संबंध जोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो 100% झूठ है। और जो सही लोग हैं, जिनको अरेस्ट होना था उसी दिन होना था, जिनके खिलाफ बहुत सबूत है, वो एक मोटे भिड़े खुले छोड़ दिए। जैसे दिल्ली में अभी वो शर्मा वर्मा को जो बोल रहे थे, वो अनुराग ठाकुर बोल रहा था, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और ये जो लोग, जो हम लोग सब भाषण करने वाले थे सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ, तो आप लोग सभी जाति धर्म के लोग एक सही मायने में आरएसएस की स्टडी नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। इनकी जो चाल है हजारों साल की है, यही है कि वो देश के मालिक है और आप सब उनके गुलाम हैं। ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ 2 समय की रोटी, यही आपका विकास है और यही आपका अधिकार है, बाकी सब हमारे लिए। तो अभी देखो ना, एक तरफ मोदी ने जो भी देश खड़ा था वो सब बेच दिया है। बेचने की भी सीमा होती है। भाई एक ही पोर्ट का उदाहरण देता हूं, जिस पोर्ट पर 3000 करोड़ का कर्ज है, वो अदानी को 600 करोड़ में दिया, 600 करोड़ में दिया। उसके ऊपर आईबी कोई अर्थशास्त्रियों ने ऑब्जेक्शन दिया, इसलिए वो रखड़ पड़ा है अभी। लेकिन जिसके ऊपर 3000 तुम्हारे बैंक का लोन है, उसको तुम 600 करोड़ में दे रहे हो उसको। तो ये जो चल रहा है, तो ये सब हम लोगों को भिखारी करके, सभी संपत्ति का केंद्रीकरण करके वो अदानी अंबानी के हाथ देना चाहते हैं। जो एलआईसी है, जिसके ऊपर हमारी सबकी जिंदगी निर्भर है, वो एलआईसी का 25% बेच रहे हैं।
LIC हमारी दुनिया में सबसे अच्छी LIC है। रेलवे हमारी दुनिया में सबसे अच्छी रेलवे है। और इसके सब भाषण उल्टे हैं कि मैं बिकने नहीं दूंगा, मैं खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा नहीं। तो इसको सवाल कोई पूछता नहीं, तो क्यों नहीं सवाल अच्छा, ये दिल्ली दिल्ली दंगों वाली जो चार्जशीट है, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहता पूछते? हूँ। बराबर है, क्यों? बराबर है। मैं इसीलिए आपको बोला पहले कि आप बैकग्राउंड समझ लो। ये कुछ हाँ, ये नया नहीं कर रहे हैं। जी जी इनको जी। ये दंगल के बहाने, जैसे हाँ, एल्गार परिषद के बहाने, देश भर के सभी इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने देश के भले के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करी, वो भारद्वाज है, वरी राव है, सबके नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जो स्कॉलर थे, जो जिंदगी में यदि पैकेज पे काम करते तो उनका हर साल का पैकेज करोड़ों रुपए का होता। वो जी लोगों ने गरीबों के लिए अपनी जिंदगी दी, लेकिन वो संघ के या दिस राइटिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे थे, उनको बंद कर दिया। ये जो अभी लोग हैं दिल्ली में, वो कौन लोग हैं? वो इंटेलेक्चुअल है, वो धर्मनिरपेक्ष है, और वो लेफ्टिस्ट है। तो इनको पहली बात कि जो इनके खिलाफ बोलेगा वो ये सह नहीं सकते। इसलिए 6 साल में जुडिशरी चुप है, 6 साल में मीडिया उनके बगल में है, 6 साल में जो ब्यूरोक्रेसी है वो चाहे वजह से उनको नचाते हैं। देखो ना, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर का उठाया और उसको CAG बना दिया। मनमोहन सिंह के जमाने में कुछ कमिटियां थी, वो लोग अपॉइंट करते थे, आज मोदी अकेला अपॉइंट करता है। जिस अरुण मिश्रा को UPA के जमाने में 3 बार जस्टिस अरुण मिश्रा को रिजेक्ट किया था, उसको इन्होंने बनाया। और वो अरुण मिश्रा क्या बोलता है, जो उसको शोभा नहीं देता, वो बोलता है कि मोदी दुनिया का विजनरी है। तो अभी ये जो लोग अरेस्ट हो जाएंगे, ये किनके सामने जाएंगे? हम्म। इसके बलबूते पर हम न्याय मांगेंगे। ऐसा है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं हाँ, वो इंटेलेक्चुअल्स है, लेफ्टिस्ट है, और वो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो बोल रहे हैं CA के खिलाफ, NRC के खिलाफ, कि जो ये देश के बंटवारे का काम कर रहे हैं, श्रमिकों का बंटवारा कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो भी बोलता है, जो हमारे एल्गार परिषद के इसमें जो अरेस्ट हुई वो, ये कल दिल्ली में हो रहे हैं, वो एल्गार परिषद तो 2 साल हो गए ना। जी जी एल्गार परिषद को 2 साल नहीं, 3 साल हो गए, अभी 4 साल हो गए। उसके बाद जी री इन्वेस्टिगेशन करके नए बच्चे युवा को अरेस्ट करके उनको बोल रहे हैं कि आप कन्फेशन दे दो। वैसे अभी दिल्ली दंगों का 1 साल पूरा होते आया है, अभी इनको जी। अरेस्ट किया है इंटेलेक्चुअल्स को। ये शायद किसी मुसलमान को खड़ा करेंगे, उसके पास से कन्फेशन लेंगे और उनको बोलेंगे कि इन्होंने हमें उकसाया था। जी ये कुछ भी जी। कर सकते हैं, ये कुछ भी अच्छा कर अच्छा, सकते ये जो कन्फेशन की कहानी है अदालतों में, वो बहुत ही दिलचस्प होती है। चूंकि बहुत से तजर्बे हुए हैं, लोग 10-10 साल, कई ऐसे दूसरे किस्म के मुकदमे होते हैं, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप जज रह चुके हैं, तो ये जो एजेंसियां और पुलिस कन्फेशन कराती है जबरदस्ती, क्या जजों को मालूम नहीं होता कि ये कन्फेशन कराया गया है? क्या वो उनके हाथ बंधे हुए होते हैं कि उसको और नीचे तक जाने की बात हकीकत नहीं समझना चाहते, या ये पुलिस और जज आपस में मिलकर के सब कुछ कर देते हैं जो कुछ सरकार चाहती है? नहीं, पुलिस और सरकार जजेस नहीं मिल जाते, लेकिन वो जज का एक रवैया होता है। हमारे जैसे लोग थे, कन्फेशन पढ़ते नहीं थे। अदर देन कन्फेशन जो पुरावा है वो बताओ, वो दिखाओ हम्म, हमको। कन्फेशन पे हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हर कन्फेशन थर्ड डिग्री मेथड से लिया जाता है। यदि मुझे जी भी जी। उन्होंने अरेस्ट किया और बर्फ पर सोने लगाया या हाँ, रात दिन टांग के बिठाया, तो मैं कन्फेशन देने वाला हूँ। तो ये हाँ, जो हाँ, कन्फेशन हाँ, है, ये कभी खुशी से नहीं दिया जाता। अभी जी, काय को वो आशिबानंद ने कन्फेशन दिया था, आशिबानंद ने। हाँ, उन्होंने हाँ, बोला था कि भागवत के कहने पर हमने बॉम्ब स्फोट करे हैं। वो तो हाँ, मैजिस्ट्रेट ने उसको 3 दिन दिए थे कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं। तो बोला कि मेरा कॉन्शियस बोल रहा है कि मुझे सच बोलना चाहिए, और वो हम्म, सच बोला। तो वो कन्फेशन किसी ने अभी कोर्ट की एक केसेस की तरफ देखने का रवैया है 2014 के बाद बदला है।
यदि जी हेबियस जी जी कॉर्पस का पिटीशन हमारे सामने आता तो हम रात को भी सुनते उसको, रात को। हेबियस कॉर्पस है, जी जी। किसी की जिंदगी, हाँ किसी के स्वातंत्रता पर हमला है वो, तो इसीलिए हम रात को भी हेबियस कॉर्पस सुनते थे। अभी ये कश्मीर के हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट जजेस 2-2 साल नहीं सुन रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये देश के बर्बादी का एक सर्कल पूरा हुआ है। जो भी संवैधानिक संस्था है, जिनके ऊपर संविधान के अमल करने की जिम्मेदारी है, देश के प्रजातंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है, यदि वही संस्थाएं पाखंड करने लगी, ढोंग करने लगी, और इस बहाने उस बहाने जो अर्णव गोस्वामी केस लेंगे रात को, दूसरे किसी फालतू लोगों की केस लेंगे, और ये सब जो निडराना अभी जेल में है, और ये अभी हमारे 80 साल के लोग बूढ़े हैं जेल में। तो अरुण मिश्रा ने जी बोला था कि ये बहाना कर रहा है एज का। वो हरियाणा ने जो बेल एप्लीकेशन जी किया, या नवला खानी है, कोई बूढ़े आदमी है, तो इनको ऐसे कोर्ट पे बैठ के बोलने में शर्म आनी चाहिए। ऐसा बोलना, अरे जी हमारे माता पिता है, आप हमारे ईश्वर है, आप बोलो ना कि हम नहीं छोड़ेंगे आपको बेल पे, लेकिन ये बहाना कर रहा है बोलते। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। तो इसीलिए जो जो भी इनको अभी अरेस्ट करने की, अब चार्जशीट में एडिशनल चार्जशीट करने की, तो एडिशनल चार्जशीट क्यों करेंगे, कब करना पड़ता है, जब बात झूठी बात खड़ी करनी पड़ती है, तब एडिशनल चार्जशीट करना पड़ता है। यदि सच केस होती है तो पहले जी दिन में क्लियर होती है, फर्स्ट डे, सेकंड डे इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। हमारे जमाने में 8 दिन के बाद भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो हम उसको ऑब्जेक्शन लेते थे कि 8 दिन तुम क्या कर रहे थे, या जी आई विटनेसेस है और पुलिस ने उनको एग्जामिन नहीं किया, और बाद में एग्जामिन किया तो हम उनको रिजेक्ट करते थे कि ये आपने बनाए हुए हैं, क्योंकि आपने पहले दिन इनको रिकॉर्ड करना चाहिए था। ये तो क्रिमिनल लॉ है, सिंपल लॉ है। क्रिमिनल लॉ कहता है एक 100 लोग आरोपी, यानी 100 एक्यूज छूटे तो चलेगा, लेकिन एक इनोसेंट को शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये क्रिमिनल लॉ है। जी। तो लेकिन एक और बहुत और हुआ है क्योंकि जुडिशरी के बारे में। जी जी दूसरा एक प्रिंसिपल है कि जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज ए रूल। तो बेल रूल होते हुए अभी इन्होंने उल्टा किया है कि बेल इज एन एक्सेप्शन, जेल इज रूल। और बेल किसको मिलता है, बजरंगी को, जिसने सैकड़ों खून करे उसको बेल मिलता है, प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को, जिन्होंने बॉल फोड़ करके हजारों लोग मारे हैं, और जिनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि देश की ये संविधान उछल के देना है और मनुस्मृति के तहत राज लाना है। जो कॉन्स्पिरेसी रिकॉर्डेड है, कोर्ट के सामने है, रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्डेड है, वीडियो रिकॉर्डेड है, और तो भी इनको बेल मिलता है। तो आजकल बेल का रूल भी बदल गया है, कोर्टों का केसेस के तरफ देखने का रवैया बदल गया है। इसकी एक ही कारण है, लोहिया के सामने जो शाह की केस थी, तो लोहिया को मरवा दिया, बात खत्म हो गई, मैसेज गया जुडिशरी को 100 करोड़ ले लो नहीं तो मरो। तो ये जो मैसेज गया है, इसके कारण आज देश में ना जुडिशरी, ना ब्यूरोक्रेसी, और मीडिया तो उनका मनीवादी, उनका मीडिया है। तो मनीवादी यानी मनुवादी के साथ बैठे हैं, और जहां भी पद पर लोग हैं वो सब मनीवादी है, मनुवादी है। तो मनुवादी और मनीवादियों की साठगांठ इतनी घट्ट हो गई है कि किसी का कोई चल ही नहीं रहा है। मोदी को इतना नंगा नाच करके भी उसको कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। अच्छा, एक एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, बात बहरहाल लोग सुनना चाहेंगे। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने लंदन में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जो नीरव मोदी की तरफ से अपनी बात रखी है, उसमें एक बात बहुत अहम कही है। ये बात ठीक है कि नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेकर के भाग गए और उन्हें वापस आना चाहिए, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन काटजू साहब ने ये कहा कि इनको भारत अगर आप भेजोगे तो भारत में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और बलि का बकरा बना दिया जाएगा।
उसके बारे में, और ये जाहिर है अदालतों, उन्होंने मिसालें भी दी हैं, अयोध्या के केस की मिसाल दी है, कुछ और मिसालें दी हैं कि यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए नीरव मोदी को भी फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। अदालतों का ये हाल हो गया। आप क्या कहते हैं इसमें? जस्टिस काटजू का जो अपना स्टेटमेंट है, जो बात उन्होंने कही है, उसे आप क्या समझते हैं? ऐसा है कि इसी का तो इशारा हम हमारे जुडिशरी को दे रहे हैं। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि यदि आपकी ये गरिमा बाहर के देश में है। मैं तो जब जुडिशरी में था तब से मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ, इज अ मिथ। और मैं कहता हूं कि जब तक ये जुडिशरी इज डोमिनेटेड बाय मनुवादी पीपल, कभी भी इस देश के माइनॉरिटीज को न्याय नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी समाज जो है, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, मुस्लिम हो गए। अभी खुद सुप्रीम कोर्ट दीपक मिश्रा ने कहा ना रिटायर होने के बाद कि हमारी सिस्टम गरीबों के लिए काम नहीं करती है। दीपक मिश्रा ने कहा। जस्टिस खरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि गरीबों ने कोर्ट के तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि ये कोर्ट बड़े बड़े वकील आते हैं जो आरोपी गुनहगार होते हुए भी उनको छुड़वाते हैं, लेकिन इनोसेंट गरीब जेल में रहते हैं। आज भी जेल की अवस्था क्या है? जेल में कौन है? जेल में सब दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है। मेरे पास कई मुस्लिम बच्चों की वीडियो है। पुलिस उनको बिना कारण अरेस्ट करती है और उनको टेररिस्ट बनाती है। वो जो अफजल गुरु, उसका क्या हुआ? वो अफजल गुरु को टेररिस्ट बनाया, वो वापस आया था टेररिज्म से, उसको इस्तेमाल किया और अब तो उनको जब पार्लियामेंट पर हमला करने वाले आतंकवादियों को उसके साथ भेजा। वो अभी धर्मेंद्र कौन सिंह है ना, वो जो अभी लेके दिल्ली आ रहा था। तो पुलिस जब टेररिस्ट लेके दिल्ली आ रहे हैं और वो जब यहाँ आके जो कर वो जब उसको अरेस्ट हुई तो उसके बॉस को उसने क्या बोला? उसने बोला कि सर आप बहुत बड़ा गेम खत्म कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ये बॉस को बोलने वाला टेररिस्ट उसके घर का जब तलाश ली तो उसके घर में AK-47 दारू, ये बारूद, ये सब पुलिस डीएसपी के घर में मिलता है और उसको ये कुछ उसको प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिक बेल मिलता है। ये जो सब हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि हमारे सब बॉम्ब स्फोट, हमारे सब आतंकवादियों की आना जाना, ये दोनों देशों के धर्मांध शक्ति का गेम है, खेल है। दोनों देश ये धर्मांध शक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चले। तो देखो अभी ये वेदी प्रकाश का वेद, जब बीजेपी सत्ता पर आते ही वो जाके हाफिज को मिला। कौन हाफिज है उसको मिला, उसका फोटो है, वो बोला हाँ भाई मिल के आया। तो ये मिल के आने का मतलब है तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। हम भी झूठे आतंकवादी भेजेंगे, तुम भी झूठे आतंकवादी भेजो। उरी के पुलिस स्टेशन में यदि आतंकवादी आश्रय लेते हैं तो उनको मारने की जरूरत क्या है? तुम उनको अरेस्ट कर सकते थे, उनके ऊपर ट्रायल चला सकते थे, और वो ट्रायल चलती तो सच क्या है बाहर आता। इसलिए ट्रायल करते नहीं आतंकवादियों। पुलवामा की नहीं करते। पुलवामा में जो भी कुछ मिला उसका चार्जशीट दाखिल किया। तो आप लोग सब, मैं सभी भारतीयों को विनती करता हूं आपके माध्यम से कि दूसरों का घर जला इसलिए मेरा जलने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचो। अभी सब मिलके रास्ते पर आओ, संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से, जैसे हमारे मुस्लिम बहनों ने किया था, वो हमारे देश की सभी महिलाओं ने रास्ते पर आना चाहिए। और जो भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जो भी हमारे दलित आदिवासी, जो भी हमारे दलित आदिवासी मुस्लिम लोकसभा में है, उन्होंने रिसिग्नेशन देके आज ही मोदी सरकार गिरानी चाहिए, नहीं तो देश जो बचा हुआ है वो भी बर्बाद होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। आपने बहुत ही अहम बात कही जो आखिर में, वो ये कि जो माइनॉरिटी के, दलितों के जो अपने आप को नुमाइंदा समझते हैं, वो अपनी पार्टियों के नुमाइंदे हैं असल में, वो अगर रिजाइन कर दें और ये सरकार गिरे। बहरहाल ये एक आपने एक सोल्यूशन बताया, क्योंकि आपको एक लंबा तजर्बा
जुडिशरी का, समाज के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का, और सभी कमजोर तबकों के साथ आपने काम किया है। आपके तजुर्बात बहुत हैं। ये जो कुछ पुलिस में और जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। आपने अफजल गुरु के बारे में भी बताया। उसके अलावा पुलिस अफसरों के घरों से AK-47 मिली, उसका ट्रायल नहीं हुआ। उड़ी में थाने के अंदर आतंकवादी मौजूद और उनका ट्रायल नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल गैर मामूली तरीके से मुल्क को तबाह करने की तैयारी बिल्कुल ऐसी लगती है कि शायद कानून कहीं नहीं है। उन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो एजेंसियों में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, उन्हें शायद ऐसा लगता है कि संविधान और लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। सच्चाई तो यह है कि संविधान ही देश की जनता और सरकार के बीच में एक तरह का मुआहदा है। उस मुआहदे में दोनों को चलना पड़ेगा। अगर एक तरफ से आप दबाव डालेंगे कि आप सब चलें और हम पर संविधान लागू नहीं होता, तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कुलसे पाटिल साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाता हूं कि जस्टिस कुलसे पाटिल साहब बहुत ही सुलझे हुए, बहुत तजर्बे के साथ और सभी समाजों को एक साथ मिलाने वाली शख्सियत है। और जिस तरह के वो मशवरे देते हैं कानून के अंदर रहते हुए अपने हक हासिल करने का, हमें उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कुलसे पाटिल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।